क्योंकि आप लोग जूनियर इंजीनियर ही बनने जा रहे हैं। एसएससी जेईई होता क्या है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट या डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। लिखा हुआ मैकेनिकल और सिविल दोनों में लिखा हुआ एमईएस है, एनटीआरओ है। यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है सर। जो जीएस है, जीएस 30 मिनट मेरे ख्याल से 10 मिनट में करके बैठ जाओ। जो केवल बीएमसी पढ़ के चला जाता था और जिसके पास कैटेगरी होती थी ना, उसका सिलेक्शन ऐसे हो जाता। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोग गांठ बांध लो कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़कर जाना है। एसएससी जेईई 2026 बच्चों, इसके नोटिफिकेशन का इंतजार आप लोग बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि 31 मार्च को सीजीएल का भी आना था और एसएससी का भी आना था, लेकिन सीजीएल वाला नोटिफिकेशन आ चुका है और अब बारी है आपके एसएससी जेईई की। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका एग्जाम मेरे ख्याल से अगस्त और सितंबर में इसी दौरान देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी आपका जून, जुलाई, अगस्त 3 से 4 महीना आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है जूनियर इंजीनियर कैसे बने, क्योंकि आप लोग जूनियर इंजीनियर ही बनने जा रहे हैं। एसएससी जेईई होता क्या है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट या डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, और इसके बाद देखा जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है ना, सैलरी कितनी मिलने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एसएससी जेईई क्या होता है, तो आप लोग एक चीज़ बड़े अच्छे से जानते होंगे। और एसएससी जेईई क्या है, ये जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 3 में आपके यहाँ वैकेंसी आती है। और ये किसके लिए होता है, क्वांटिटी सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए। किसके लिए, क्वांटिटी सर्वेक्षण के लिए। किसके लिए, क्वांटिटी सर्वेक्षण के लिए। और अनुबंध पदों के लिए पात्र कैंडिडेट की भर्ती के लिए एसएससी जेईई 2026 एग्जाम आयोजित कर रहा है। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जेईई एग्जाम कंडक्ट आयोजित करता है, जो कैंडिडेट को प्रतिष्ठित गवर्नमेंट जॉब में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। ये है एसएससी जेईई, ठीक है ना। और इसके बाद आगे चलते हैं सर। तो एसएससी जेईई क्या है और इसके बाद देखा जाए कि यहाँ पर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए बीआरओ, बीआरओ में केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से एक चीज देखिएगा, जेईई सिविल और जेईई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना। जेईई सिविल, इसमें क्या है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और अगर 3 ईयर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एजुकेशन, मेंटेनेंस, सिविल इंजीनियरिंग वर्क। ओके, अप टू 30 ईयर, अप टू 30 ईयर, अप टू 30 ईयर। केवल सीपीडब्ल्यूडी ऐसा है जहां पर 32 साल मांगा गया। सेम मैकेनिकल में भी होगा। ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीटेक भी एलिजिबल है, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन जिसको बोला जाता है, डिग्री और डिप्लोमा यहाँ दोनों लिखा हुआ, मैकेनिकल और सिविल दोनों में लिखा हुआ, यहाँ पर भी डिग्री या डिप्लोमा दोनों है। बस ये है कि कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पर डिप्लोमा वालों से 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। ओके, तो और आगे अगर देखा जाए सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी में क्या, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। ओके, और यहाँ पर डिप्लोमा और सिविल दोनों, डिग्री और डिप्लोमा दोनों होगा। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 32 ईयर की है। ओके, और यहाँ पर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये जो है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इन सिविल, एक्चुअली यहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों होता है। यहाँ पे अपर लिमिट 30 ईयर है। वैसे नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, सिविल की भी यहाँ पर आती है, ठीक है ना, यहाँ पर सिविल की भी आती है, यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा और दोनों में। और इसके बाद फरक्का बैराज आपका है और एमईएस है, एनटीआरओ है यहाँ पर हर जगह। तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बात करूँ, और तो यहाँ पर आपका बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होता है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होता है, ठीक है ना। बस कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है सर। चलो सर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, इतने डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है, एक तो वो जो आप लोग समझते हैं सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन, सीपीडब्ल्यूडी सबसे अच्छा। फिर इसके बाद बच्चे चूज जो करते हैं ना, एमईएस करते हैं और सीडब्ल्यूसी करते हैं, फिर लास्ट में बीआरओ करते हैं, फिर जिसको जो नौकरी मिल जाए वो अच्छा है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, ये तो सब उनका नाम पता हो गए। 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है ये लिखा हुआ, 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है ना, कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, इसका एग्जाम पैटर्न क्या, लेकिन फिर से बता दूं, एग्जाम पैटर्न आप याद रखिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको एग्जाम पैटर्न आपका चेंज होते हुए दिखेगा, क्योंकि सीजीएल में भी पहले नहीं था,
सीजीएल का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, और इसके पहले भी अभी एक कोई फेज 14 का भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, और उसके रिस्पेक्ट में कटाव भी कम जाने लगी, पता 15-15, 20-20 नंबर कटाव कम जाने लगी। अभी तक जो एग्जाम पैटर्न है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, और जीएस आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का, और ये CBT2 का पेपर है। यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यहाँ 1/3 है। यहाँ पर केवल टेक्निकल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको टोटल मार्क्स कितने मिलने वाले, 300 मिलने वाले, 300 मिलने वाले हैं, ठीक है ना, 300 मिलने वाले हैं, ठीक। ये जो कट होता है ना 1 मार्क्स, मतलब क्या, 1/3 यहाँ पर कितना है, 1/3, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। अब अगर यह सोचा जाए कि अगर इस बार कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिलता है तो क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको समय कितना दिया जाता है, 2 घंटे का। जब समय 2 घंटे का दिया जाता है तो अब आप ये मान लो कि 30 मिनट इसको, 30 मिनट इसको, और 60 मिनट इसको। लेकिन अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना भाई। अब ये बताओ, जो जीएस है, जीएस 30 मिनट मेरे ख्याल से 10 मिनट में करके बैठ जाओगे, 10 मिनट में करके बैठ जाओगे, तो बाकी 20 मिनट करोगे क्या। टेक्निकल तो अब जिसका कमांड होगा 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने। अभी तक क्या होता था, 30 मिनट में यहां पर भी भागम दौड़ लगी रहेगी, नहीं 10 मिनट यहां एडजस्ट हो जाता था, और बाकी इसका 10 मिनट 15 मिनट यहां एडजस्ट हो जाता था। तो 75 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते थे, 40 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते थे। ये 7 या 5 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर लेते थे। लेकिन अब तो कटाव कहीं ना कहीं कम जाएगी, और ये चीज हो सकता है देखने को आपको मिल भी जाए। CBT2 में तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि एक ही टेक्निकल पेपर होता है, उसमें नहीं, लेकिन इसमें लग सकता, इसमें लग सकता है, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना, अपनी तैयारी अच्छे लेवल पे करना है टेक्निकल की, कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। ओके, अब आप ये समझ लो कि 30 से 40 सेकंड आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को। आगे अगर बात किया जाए, टेक्निकल के बारे में अगर बात किया जाए, तो यहां पर बात किया जाए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ ना, कौन से सब्जेक्ट की ज्यादा प्रायोरिटी थी वहां पर। अब देखो, जो SSC जी अभी तक होता था, अब तो बहुत कम हो गया। 2013, 14, 15 की अगर बात किया जाए, तब भाई जो केवल BMC पढ़ के चला जाता था और जिसके पास कैटेगरी होती थी ना, उसका सिलेक्शन ऐसे हो जाता था। क्योंकि BMC प्री में आती थी 40 नंबर की, 40 से 50 नंबर की, मेंस में आती थी करीब करीब 60 नंबर, 80 नंबर, इस तरीके से, तो सिलेक्शन इजिली हो जाता था। यहां पर अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट की, ये 2 सब्जेक्ट, और कहां पर है एस्टिमेशन, ये 9। अब आप अगर जोड़ोगे 11, 6, 17, 17, 9, 26, 26 मार्क्स का केवल BMC का वेटेज है। मतलब 25% अभी भी, किसी भी ईयर जोड़ लो, किसी भी ईयर जोड़ लो, 14, 4, 18, 18, 9, 9 और 17, 27। अब आप देख लो 26, 27 का एवरेज रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि BMC आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और हाँ, पिछली बार जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था इन्वायरमेंट आपका 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देख लीजिए, इन्वायरमेंट, सॉइल भी आपकी अच्छी आई थी, 11, 10, 9, 14। अब आप देख लो, हाँ, स्टील आप छोड़ के जाते थे, स्टील जैसे 0, 0, 0, 12 क्वेश्चन आ गए। लो, अब ये बच्चों को तो कट गया भाई, बच्चे तो यही पढ़ कर गए होंगे ना, 2-3 शिफ्ट में स्टील नहीं आई, यहां पर आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते आप, कि नहीं यार इसको छोड़ के चला जाऊं मैं। क्योंकि अब इरिगेशन देख लो, छोटा सब्जेक्ट है, 9, 9, 10, 13, 7, जिसका कभी वेटेज होता था 2 नंबर 3 नंबर, अब इसका भी बहुत ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में। ये बात याद रखिएगा, ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोग गांठ बांध लो कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़कर जाना है। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से, अगर देखा जाए, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, RCC, एस्टिमेशन, सॉइल, हाइड्रोलिक्स के 3 पार्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तीनों पार्ट आपको पता है कि ओपन चैनल फ्लो भी हो जाएगा और मशीन भी हो जाएगा, बाकी FM भी हो जाएगा। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे और रेलवे, स्टील हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इरीगेशन हो गया, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई। इतने कुछ आपके सिविल में सब्जेक्ट है। और अगर बात किया जाए जनरल नॉलेज में तो मतलब इनका कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे बुक और ऑथर से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, और इसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम जो अभी चल रही है वहां से क्वेश्चन आएगा, पोर्टफोलियोज से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, कि 2-2 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका, और कौन से अभी लेटेस्ट में कौन से अभी ज़्यादा सर्चिंग में है, वो वाले भी नाम आ जाते हैं, या चर्चा किसकी है, नोबेल प्राइज़ के बारे में बात आ जाती है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये। तो ये आपको डेली पढ़ना, आप अपने इसको ब्लड में उतार लीजिए कि आपको कम से कम 1 घंटे इसके बारे में तो पढ़ना है। कुछ हो पढ़िए, पढ़ते रहिए इसको। ओके, आगे बात करते हैं रीजनिंग ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस है करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी। तो 50 क्वेश्चन में जितने भी बच्चों का, आपने पहली स्लाइड में देखा होगा, जो टॉपर्स जिनकी पहली रैंक है मोहन कुमार, मतलब आप ये समझ लो कि 30 से 40 मिनट के बीच में आप 48 क्वेश्चन सही कर पाए रीजनिंग में, तब आप ये समझ सकते हैं एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं।
समझ गए ना, एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए हो गया आपका, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी है, सैलरी आपकी, समझ गए ना। और सैलरी के बारे में मतलब उसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये सब कुछ है। अब इनकी जब पहली रैंक आई थी ना, तो मतलब मेहनत तो लगता है भाई, 3-4 साल मेहनत लगता है, और किया भी इन्होंने बहुत फुली डेडिकेशन के साथ, बहुत मेहनत के साथ किया। अब बारी आपकी है, तैयारी अभी से करोगे। अच्छा, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है? अगर उसका अगस्त और सितंबर है, अगर उसका अगस्त और सितंबर है, तो आप ये मान लीजिए कि उसके पहले तो नहीं होगा। अगर मैं मान रहा हूं कि आपका नोटिफिकेशन 30 या 31 मई को आता है, ठीक है ना, मई से 30 जून तक आपका फॉर्म हो जाएगा, मई से 30 जून तक आपका फॉर्म हो जाएगा, जून जुलाई, वही आप ये समझ लीजिए अगस्त सितंबर तक आपका पेपर होगा। अभी आप देखोगे तो आपके पास सफिशिएंट समय है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। बस ये याद रखिएगा, अब वो रटने वाला सिस्टम गया, रटने वाले सिस्टम से नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी चाहिए। क्या? आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी चाहिए आपको, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी चाहिए। जिस भी बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। इस वजह से अच्छे तरीके से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट का क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद आप UIQ तो साथ में लगाते चलिएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह में कूदिएगा। और बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अभी से, तो ये सारे महापैक हैं, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापैक हैं, जाकर आप लोग इनरोल कर लीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y579 यूज कर सकते हैं। और बाकी पढ़िए अच्छे से। यूट्यूब के अंदर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लास होती हैं, जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, आप वहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट बढ़िया लगे तभी ज्वाइन करिएगा। बाकी चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप यहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट विशेष है सबको। जय हिंद सर।